जो दून समग्र विकास अभियान की ओर से आयोजित की गई है, तो उसमें आप लोगों का स्वागत है। तो ये आज एक संयुक्त प्रयास के बारे में हम आपसे बात करना चाह रहे हैं। हमारे साथ बैठे हैं विवेक जी, जो मेकिंग अ डिफरेंस बाय बीइंग द डिफरेंस जो युवा संगठन से वो है। समर भंडारी जी को आप सब जानते हैं, भारतीय कम्युनिस्ट पार्टी के राष्ट्रीय काउंसिल के मेंबर हैं। रवि चोपड़ा जी को भी आप सब जानते हैं, वरिष्ठ पर्यावरणविद हैं, उत्तराखंड इंसानियत मंच से हैं। डॉक्टर सचान को भी सब जानते हैं, समाजवादी पार्टी के राष्ट्रीय सचिव। हरवीर सिंह कुशवाहा जी है, एडवोकेट, जो सर्वोदय मंडल उत्तराखंड से है। और रघु जी है, उत्तराखंड इंसानियत मंच से। और मैं शंकर हूँ, चेतना आंदोलन से। और भी कई संगठनों के लोग आने वाले हैं या किसी कारण से नहीं आ पाए आज, लेकिन ये एक संयुक्त प्रयास है। अब मैं बहुत संक्षिप्त में बोल दूंगा, फिर हम बाकी साथियों से विस्तार से सुन सकते हैं कि हम सब जानते हैं कि आजकल देहरादून शहर में, पूरे उत्तराखंड राज्य में, लेकिन खासतौर पर देहरादून शहर में एक ऐसे एक प्रयास किया जा रहा है, खासतौर पर एलिवेटेड रोड के नाम से, कि दोनों नदियों पे लंबी लंबी सड़क बने, लंबी लंबी फ्लाईओवर बने, जिससे दावा किया जा रहा है कि यातायात का दबाव कम हो जाएगा शहर में। तो हमारे सबका मानना है कि इस परियोजना से इस शहर के लिए भी बहुत ही घातक नुकसान होने की पूरी संभावना है। इससे दसियों हजार लोगों को बेघर होने की संभावना है। इससे पर्यावरण और शहर के माहौल पे भी प्रतिकूल प्रभाव पड़ने की पूरी संभावना है। और हमारी ये भी कहना है कि 6200 करोड़ का जो अनुमानित बजट जो बताया जा रहा है इस परियोजना के लिए, इन दोनों परियोजनाओं के लिए, उस पैसे से बहुत सारे कदम उठाया जा सकता है, जिससे असली विकास होगा और यातायात से भी राहत मिल सकती है। जैसे सुझाव के रूप में हम इस बात को कई दिन से रख रहे हैं कि 400 इलेक्ट्रिक बसों को खरीदा जाए, उनमें महिलाओं की टिकट फ्री किया जाए, जिससे स्कूटी और टू व्हीलर के दबाव कम पड़ जाएगा, जिससे सार्वजनिक परिवहन की क्षमता बढ़ जाएगी। और हम ये भी कह रहे हैं कि जो निजी स्कूल है, प्राइवेट मॉल है, उनके लिए सही व्यवस्था कराना अनिवार्य किया जाए, उससे बहुत सारे जाम खत्म हो जाएंगे। और हम ये भी कह रहे हैं कि इतने पैसे में 5 साल तक अगर शहरों में भी रोजगार गारंटी योजना चलाया जाए, जिससे गरीब लोगों के लिए किफायती आवास बनाने की योजना बनाया जाए, उससे ये जो उस रूप में जो अतिक्रमण का जो समस्या है उसकी भी हल हो सकता है। और ये सारे हमने आंकड़ा भी लगा कर देखा है कि ये सब कदम 6200 करोड़ से कम दर आज तक इस परियोजना का नक्शा तक सार्वजनिक नहीं है। और ये हम कह रहे हैं कि मसूरी पे इसे क्या असर होने वाला है, मसूरी रोड पे क्या असर होने वाला है। एक बहुत ही बुनियादी और सरल सवाल है कि 8 लेन के ट्रैफिक को आप मैक्स हॉस्पिटल पे आप मिलाओगे 2 लेन के हाईवे पे, जो मसूरी के लिए है, तो उस वहां पे जाम के लिए क्या समाधान है? इसके बारे में सरकार अभी तक कोई जवाब नहीं दी है जनता। तो आखिरी बात यह है कि आने वाले आगामी 21 तारीख को, यानी इतवार को, इन सारे मुद्दों को लेकर के और मांगों को लेकर एक बड़ा जुलूस होने वाला है, गांधी पार्क से शुरू होकर। उस जुलूस के बाद यह आंदोलन जारी रहेगा, इसको और भी विस्तार करने की कोशिश की जाएगी। और ये कोशिश है कि आ रहे हैं, क्योंकि हमारा मानना यह है कि इस परियोजना से इस शहर के लिए भी और इस राज्य के लिए भी नुकसान है, और इससे अच्छा है कि असली विकास पे। तो मैं अभी आमंत्रण करना चाहूंगा बस हम रवि चोपड़ा जी से कि आप। ओके, थैंक यू। ये जो परसों रात को आपदा आई है, उसने फिर से हमको एक चेतावनी दी है कि सरकारें और इंजीनियर सड़कें और ब्रिज बना सकते हैं, लेकिन नदियां और प्रकृति चाहे तो चंद घंटों में उनको नष्ट कर सकती हैं। ये चेतावनी बार बार इस शहर के और इस राज्य के पर्यावरणविदों ने सरकार को दी है कि आप विनाशकारी योजनाओं को न लाएं, बल्कि सतत विकास की योजनाएं जो समानता पूर्वक हों, उन योजनाओं को लेके आए। अब मेरे कुछ साथी इंसानियत मंच के और अन्य संगठनों के पिछले कुछ दिनों में शहर में 10 जन सुनवाइयां हुई इस योजना पर। और अफसोस की बात है कि मीडिया की उपस्थिति कम थी, लेकिन उस 10 जन सुनवाइयों में जितने भी आम लोग बोले,
चाहे वो बस्ती वाले थे, चाहे वो मिडिल क्लास के लोग थे, चाहे वो आंदोलनकारी थे, सब ने 100% इस योजना का विरोध किया है। तो सरकार को ये समझ लेना चाहिए कि आम जनता ये योजना नहीं चाहती है। अब जो कल परसों जो इतना नुकसान हुआ है, सबसे ज्यादा क्षति जो है वो गरीब बस्ती वालों को झेलनी पड़ी है। सबसे ज्यादा नुकसान उनका हुआ। और ये वो लोग हैं जो हमारे जैसे लोगों को हमारे आराम, हमारी सुविधा के लिए अनेक प्रकार की सेवाएं रोज प्रदान करते हैं। तो इसलिए अब हमारी भी ये चैलेंज बनता है कि हम इन लोगों के साथ मिलकर इनको अच्छे घर, सस्ते घर दिलाने की मांग करें। हमें ये योजना नहीं चाहिए, ये क्लियर है, लेकिन उसके बदले में हम ये चाहते हैं कि सबसे पहले ऐसे लोगों को अच्छे घर मिलें ताकि वो भी एक सम्मान पूर्वक जीवन जी सके। कुछ लोग, खास तौर पर सरकारी अफसर, कुछ विधायक और कई कॉरपोरेटर्स जो आए इन 10 जन सुनवाइयों में, सबने ये पक्ष रखा कि ये जो 2 सड़कें हैं इनसे यहाँ का यातायात सुधरेगा। लेकिन आप खुद ही इसके नक्शे को अगर आप देखें तो क्लियर हो जाता है कि दिल्ली और हरिद्वार से जो पर्यटकों की भीड़ आने वाली है, वो एक्सप्रेसवे जो बन रहा है उसके माध्यम से जो भीड़ आने वाली है उनकी सुविधा के लिए है, यहाँ के लोगों की सुविधा के लिए नहीं है। अगर यहाँ का यातायात सुधारना है तो भाई सबसे पहले तो जो सड़कों के ऊपर इतने सैकड़े हजारों गड्ढे बने हुए हैं, गड्ढों को तो भरिए। फिर जैसे शंकर ने कहा कि यहाँ सस्ता, प्रदूषण मुक्त सार्वजनिक यातायात का इंतजाम कीजिए। यहाँ पर अगर आपको यातायात का प्रबंधन ठीक करना है तो पार्किंग के स्थान बनाइए शहर में। तो ये बातें बहुत सरल बातें हैं और हम चाहते हैं कि सरकार ऐसी योजनाएं बनाए। अब बड़ी बात यह है कि इतनी सड़कें, जो इतनी गाड़ियां जब जाएंगी इन 2 सड़कों पर, साई मंदिर तक और नागल मार्ग तक, अब वहां से के बाद फिर मसूरी कैसे जाएंगे? मसूरी की सड़कें तो वैसे ही टूरिस्ट सीजन में भरी रहती हैं। तो फिर सरकार कहेगी अब हमको ये मसूरी की सड़क काटनी, चौड़ी करनी है, तो अब हमको पहाड़ काटना है। अब पहाड़ काटो, फिर और भूस्खलन देखो, और मलबा आएगा शहर में। जो हमारा मिडिल क्लास है, जो इसके समर्थन में कई बार बोल देता है, उसको ये बात समझनी चाहिए कि ये योजना चंद दिनों में पूरी नहीं होने वाली है। ये योजना जो है, इसको बनते बनते 2-3 साल तो कम से कम लगेंगे। अब आप सोचिए, अब आप सोचिए कि होगा क्या। सबसे पहले घरों को तोड़ा जाएगा, फिर उसके बाद जब नदी के तल को खोदेंगे पिलर गाड़ने के लिए तो उससे भी मलबा निकलेगा। तो विश्लेषकों का ये अनुमान है कि इस सारी प्रक्रिया में लाखों टन मलबा इकट्ठा होगा इस शहर में। कहां डंप करेंगे? कैसे डंप करोगे? 10 टन का ट्रक लेके आइए, 1 लाख टन अगर आपको निकालना है शहर के बाहर तो आपको 10,000 ट्रिप्स चाहिए उस ट्रक के। 10,000 सिर्फ 1 लाख टन के लिए। अगर अनेक लाख टन हुए तो फिर आप सोच लीजिए कि यहां पर यातायात सुधरेगा कि बिगड़ेगा। यहां पर गड्ढे बढ़ेंगे
और कितना ध्वनि प्रदूषण होगा। और जो लोग वहां आसपास अच्छे अच्छे मकानों में भी रहते हैं, जो सोचते हैं कि इससे हमें यातायात की सुविधा मिलेगी, तो उनको भी ये समझ लेना चाहिए कि ध्वनि प्रदूषण के साथ साथ हवा प्रदूषण, मिट्टी, धूल सब उनके घरों में जाएगी। तो इससे बहुत क्लियर है कि किसी का फायदा, इस शहर दून वासियों का कोई फायदा नहीं होने वाला है। और इसलिए जो सबसे बड़ा सवाल है वो भी हम ध्यान में रखें कि आने वाले समय में, हम आपको बार बार चेतावनी दे रहे हैं, सरकार को बार बार अफसरों को कह रहे हैं कि आपके पास कोई इंतजाम नहीं है। जब इस तरह की आपदाओं का बारंबार बढ़ेगा, घटेगा नहीं, बढ़ेगा, तो क्या करेगी जनता? यहां सहेगी ये सब? इसलिए अभी आप संभल जाइए, जनता का रोष समझ लीजिए। और आप देखना अभी इतवार के दिन जब यहाँ पर लोग इकट्ठे होंगे, तब आप भी जान जाओगे कि कितना रोष है जनता के बीच में इस योजना के प्रति। शुक्रिया। 6,200 करोड़ रुपया। हाँ, हाँ। तो ये जो हम खर्च करने जा रहे हैं, मैं समझता हूं कि मैं अभी परसों रात की घटना को केवल इंगित करूंगा, जो रिस्पना और बिंदाल में हुआ। रिस्पना की आप चौड़ाई जानते हैं, उसमें पिलर आएंगे। जब पिलर आएंगे, रिस्पना नदी है, एक मुख्यमंत्री तो रिस्पना कह दिया था। एक तरफ एनजीटी कहता है कि हम नदियों में छेड़छाड़ नहीं करेंगे, 200 मीटर दूर जो है कोई मकान बनेगा, एक तरफ तो ये है। और हम नदी के बीच में पिलर खड़ा करके हम अवरोध रोकेंगे पानी के। और जैसा कि प्रोफ साहब ने बताया, चोपड़ा जी ने, कि कम से कम 3-4 साल लगेगा। 3-4 साल में 3 बरसात आएंगी, और जब 3 बरसात आएंगी और पिलर खड़े कर रहे होंगे, और ये सब बह के चले जाएंगे। और अल्टीमेटली क्या है, जैसा कि आगे जाकर कोठाल गेट के आगे क्या होगा, फिर पहाड़ कटेगा। और उत्तराखंड में पत्रकार बंधुओं से केवल एक निवेदन करता हूं कि जितनी भी परियोजनाएं उत्तराखंड में आई हैं, ये सब बिना EIA, एनवायरमेंट इम्पैक्ट असेसमेंट, के शुरू की गई हैं। और परिणाम ये हो रहा है कि चाहे वो ऑल वेदर रोड हो, जिसमें आपने उसे मना किया था अपनी रिपोर्ट में, ये एक वो पटकथा लिखी जा रही है, शायद शासन प्रशासन ये केवल कुछ शायद लाभ हो जाए इनको, लेकिन उत्तराखंड की जनता को ये जो इस वर्ष की बारिश ने अलर्ट कर दिया। तो हम केवल इतना निवेदन करना चाहेंगे, हमारा तो मत है कि से नो टू एलिवेटेड रोड। इट इज नॉट, हमको इससे कोई लाभ नहीं मिलेगा। और इस पैसे को आप देहरादून के सौंदर्यीकरण, जैसा कि गोपाल ने बताया, और बहुत सी चीजें हैं, उनमें लगा दीजिए। जितने भी हमारे ये पब्लिक हो जिनकी वजह से दोपहर का ट्रैफिक बंद होता है, कंपलसरी कर दीजिए कि अपनी बस रखेंगे। सेंट जोसेफ को, कॉन्वेंट जित सबको कर दीजिए कंपलसरी अपनी बस, बस से ही बच्चे आएंगे, बस से बच्चे आएंगे। मैं केवल पत्रकार बंधुओं से आज मेरा निवेदन है कि देहरादून को बचा लो, उत्तराखंड को बचा लो, वरना ये जो पटकथा सरकारें लिख रही हैं, इससे विनाश की तरफ हम बढ़ रहे हैं, विकास की तरफ नहीं बढ़ रहे हैं। आपने देखा जो पहाड़ में जो सड़क चौड़ी की गई, कितने पेड़ काटे गए, लाखों पेड़ काटे गए। और लाखों पेड़ काटने जब सड़क चौड़ी हो जाती है, तो पहले क्या होता था कि सड़क पतली है, ऊपर से मलबा गिरा और नीचे चला गया नदी में। अब क्या है, सड़क में इकट्ठा हो जाएगा मलबा, क्योंकि काफी जब 20 मीटर या 10 मीटर चौड़ी है सड़क, तो मलबा तो इकट्ठा हो जाएगा और फिर परकोडेट करेगा पानी। हम तो चूंकि वैज्ञानिक एक तरीके से मैं प्रोफेसर था, तो सॉइल मैनेजमेंट और इनका अध्ययन मैंने किया है। तो बेसिकली हम जितने ही पहाड़ खोदेंगे, जितने ही पहाड़ को पेड़ काटेंगे, हम मिट्टी लूज कर रहे हैं और उससे विनाश होगा।
विकास लाएंगे। धन्यवाद। मैं तो सबसे पहले ये कहना चाहूंगी कि परसों की एक घटना ने हम लोगों को ऐसा कर दिया है कि मैं सहस्त्रधारा में रहती हूँ और वहां से यहाँ तक आने में मुझे पूरा 1 घंटा लग गया। इतना भयानक जाम लगा है वहां से यहाँ तक। तो सवाल ये है कि एक दिन की बरसात अगर देहरादून की स्थितियों को इस तरह से बदल दे रही है तो भविष्य क्या है? लगातार आपदाएं किस तरह से बढ़ रही हैं और इस बहुत स्पष्ट है कि जिस तरह का विकास हमारे बीच में किया गया है, राज्य बनने के बाद से जिस तरह से लगातार विकास के नाम पे विनाश हुआ है, चाहे जंगल कटे हैं, पेड़ कटे हैं, हमारी भूमियों पे अतिक्रमण हुआ है, पहाड़ से हमारी बहुत बड़ी जनसंख्या में लोग नीचे को आए हैं, इन सब ने जो त्रासदी पैदा की है। और सबसे बड़ा सवाल है कि देहरादून वाला जो पूरा जोन है वो बहुत संवेदनशील जोन, ये भूकंपीय क्षेत्र के अंतर्गत आता है। और ऐसी जगह पे आप अगर एलिवेटेड रोड को बनाने जा रहे हैं तो हम तो स्पष्ट रूप से कहते हैं कि रोड बिल्कुल भी नहीं बननी, क्योंकि उससे पहले जरूर है हमारे वहां हमें किसकी जरूरत है? क्या हम ऐसी योजना चाहते हैं, एक ऐसे अपने सिर से दो तरह की लाइनें जो जो दो रोड जाएंगी हमारे ऊपर से, सिर के ऊपर से सीधे सीधे हमको मसूरी में जाके उतारेंगी? और मसूरी में क्या हमें यहाँ पे पर्यटक चाहिए उत्तराखंड के अंदर इतनी बड़ी संख्या में? ये इस समय की हमारी जरूरत है? उत्तराखंड की इस समय जरूरत क्या है? देहरादून की जरूरत क्या है इस समय? ये हमें सोचते हुए विकास को आगे बढ़ाना होगा, क्योंकि आपके पास स्मार्ट सिटी का पूरा प्रोजेक्ट यहाँ पे था, उसके बाद हमारी सड़कों की दुर्दशा देखिए, उसके साथ ही हमने उसमें पूरी तरीके से था कि नदियों का पुनर्जीवित किया जाएगा नदी, लेकिन आज तक नदियों की स्थिति क्या है? आप रिस्पना को देख लीजिए, आप बिंदाल को देख लीजिए, और कल कितने लोग उसमें बहे हैं, कितने लोग मरे हैं, इसकी अभी संख्या हमारे सामने नहीं है। मेरे जो काम करने वाली है वो कह रही हम जिस मोहल्ले में रहते हैं वहां से 6 लाशें निकली, ये ऋषि नगर है, वहां पे से 6 लाशें हमारे बीच में से निकली। तो बताइए, एक दिन की इस त्रासदी ने हमें कहाँ पे लाके खड़ा किया? और फिर हम एलिवेटेड रोड को बनाने की बात कर रहे हैं, किसका लाभ होने वाला है उससे? उससे पर्यटक अगर आएगा हमारा मसूरी, और मसूरी में उसको जगह नहीं मिलेगी तो कर्णाताल को जाएगा, कर्णाताल से वो जाएगा सीधे के सीधे क्या कहते हैं, टिहरी की ओर को, जहाँ पे झील है उसके चारों तरफ वो अपनी चीजों को आगे बढ़ाएगा। और उस तरह के विकास के लिए देखिए, क्योंकि एक हम महिलाएं भी हैं, और हमने यहाँ पे कल ही अंकिता हमारे बीच से गई थी, कल ही का वो दिन है जिससे उनकी हत्या की गई थी 18 तारीख सितंबर। तो हमें ये याद दिलाता है कि क्या जो पूरी तरह से जो योजनाएं आ रही हैं, जो पर्यटक के नाम पे यहाँ पे एलिवेटेड रोड लाई जा रही है, जिस तरह का विकास हो रहा है, जिस तरह से पहाड़ से हमारी पूरी जनसंख्या पहाड़ के पहाड़ खाली किए जा रहे हैं और वहां पे जमीनें बड़े बड़े पूंजीपतियों को बेची जा रही हैं, जिस तरह से ऐशगाह बनाए जा रहे हैं, तो ये पर्यटक की क्या उस ऐशगाह में ले जाने के लिए बनाए जा रहे हैं? ये एलिवेटेड रोड क्या उसके लिए बन रही है? क्या और अंकिताएं भी यहाँ पे आगे जो यहाँ की लड़कियां हैं उनके साथ इस तरीके का ही फिर व्यवहार किया जाएगा? हमें सबसे ज्यादा जो खतरा है, एक महिला, मैं इनसे अलग एक बात कहना चाह रही हूँ, महिला होने के नाते भी और महिलाओं के बीच में काम करने के नाते भी, और जिस तरह से शराब, नशा और ड्रग्स यहाँ पे लाया जा रहा है, ये सब अय्यासी की चीजें हैं। जिस तरह से यहाँ पे पर्यटन को के बढ़ावे के नाम पे ऐशगाह बनाए जा रहे हैं, रिजॉर्ट बनाए जा रहे हैं, उन रिजॉर्टों के अंदर क्या हो रहा है? आप पर्यटकों को यहाँ पे लाके क्या दिखाना चाहते हैं? और सबसे ज्यादा उसमें अगर आहत होंगी तो यहाँ की नौजवान लड़कियां आहत। किस तरह से यहाँ पे व्यवसाय किया जाएगा, शारीरिक व्यवसाय? क्या आप इसको थाईलैंड बनाने की ओर बढ़ रहे हैं? क्यों आप पहाड़ों को खत्म कर रहे हैं? क्यों वहां से लोगों को मजबूर कर रहे हैं कि वो मैदानी इलाकों में आए और यहाँ का भी भार बढ़ाए? तो मेरा कहना यह है कि एलिवेटेड रोड किसी भी स्थिति में हमें मंजूर नहीं है। हमें देहरादून स्वच्छ और सुंदर चाहिए, पर्यावरण रहित चाहिए। हमें नहीं चाहिए यहाँ पे इस तरह की गंदगी, और हमें नहीं चाहिए कि जिस तरह का लगातार इस बीच में हम लोगों ने धराली से लेकर और पूरे उत्तराखंड के अंदर जिस तरह की आपदाएं हमने देख ली है, जिस तरह का पूरे दुनिया के अंदर, हिंदुस्तान के अंदर जलवायु परिवर्तन हो रहा है, उसको देखते हुए जैसी त्रासदी हम भुगत रहे हैं इस साल, तो उसको देखते हुए हमें एलिवेटेड रोड किसी तरह से भी मंजूर नहीं है, यही हमारा मानना है।
और मेरा ये कहना भी है, देखिए हम जितने लोग हैं वो जन संगठनों से जुड़े हुए हैं। हम यहाँ पे ऐसे लोग भी हैं जो यहाँ पे पार्टियों के साथ जुड़े हुए हैं। आज देहरादून के अंदर हर संगठन, हर संवेदनशील व्यक्ति, हर वैज्ञानिक, हर इंजीनियर, हर डॉक्टर, हर व्यवसायी वो नहीं चाहता है एलिवेटेड रोड बनना, और इसीलिए हम लोग संगठित हुए हैं। और इसलिए ये संगठित प्रयास है यहाँ पे कि एलिवेटेड रोड नहीं बननी चाहिए। और ये अब आपकी जिम्मेवारी भी है, क्योंकि आप देहरादून के वासी हैं, आप पत्रकार हैं। आप जितने अच्छे तरीके से इस चीज को ले जाएंगे जनता के बीच में, जिस तरह से ले जाएंगे, जनता उसको सुनना चाहती है, आपके अखबारों को देखना चाहती है, आपकी न्यूज को पढ़ना चाहती है। और आप ही हमारे माध्यम है जो इस चीजों को ले जाएंगे। और आप चाहें तो देहरादून को सुंदर और अच्छा बना सकते हैं। ये सबसे बड़ी जिम्मेवारी हमने तो कह दिया, हम तो काम कर रहे हैं, लेकिन हमसे बड़ी जिम्मेवारी आपकी कि देहरादून कैसे सुंदर, क्योंकि मैं भी यहाँ से पे लगभग 40 साल से इस देहरादून में रहती हूँ, और 40 साल का पहले का देहरादून और आज का देहरादून जमीन आसमान का अंतर हो गया। हर आदमी यहाँ पे रहना चाहता था, आना चाहता था। आज सुरक्षा के नाम पे का सवाल हो और चाहे और आपदाओं के का सवाल हो, आज देहरादून में हम भी सोचते हैं देहरादून कैसे बेहतर हो जाएगा, कैसे अच्छा हो जाएगा, कैसे वो वाला देहरादून बन जाएगा जो हम 20-21 साल पहले देहरादून देखते थे, या 40-50 साल पहले जो देखते थे। तो मैं चाहती हूँ उसमें आपकी बहुत बड़ी भूमिका है, और मैं चाहती हूँ आप जरूर इस बात को समझेंगे, सोचेंगे, और अपने माध्यम से, वो मीडिया का कोई भी माध्यम है, उस माध्यम से जनता तक पहुंचाएंगे। धन्यवाद। मेन विषय जो है इस शहर को बचाने का है। खाली एलिवेटेड रोड से शहर बर्बाद नहीं हो रहा, और बहुत सारी योजनाएं हैं। और जो लोग पुराने हैं, जानने वाले, और आप लोग अपने दिल पर हाथ रख कहिए कि जब स्मार्ट सिटी की प्लान आया था, देहरादून शहर उससे पहले अच्छा था या आज स्मार्ट सिटी बनने के बाद ज्यादा अच्छा है? मैं दो बात कहना चाहता हूं कि इस सरकार को बार बार चेतावनी देने की हमें जरूरत इसलिए पड़ रही है, ये सरकार जानते हुए भी गलत काम कर रही है। ये कालिदास की तरह जिस टहनी में बैठी है उसी टहनी को काट रही है। अभी 10-15-20 दिन पहले एक आदेश उन्होंने जारी किया कि जो मसूरी में पर्यटक आएंगे वो अपना पंजीकरण कराएंगे, ताकि वहां जरूर से ज्यादा पर्यटक ना पहुंचे। इसका मतलब मसूरी में पर्यटकों की संख्या के प्रति सरकार को मालूम है। उसके बाद आप उससे 10 गुने पर्यटक वहां लाने का प्रयास करने हैं। क्या मकसद है इसका? क्या कोई बुद्धिमान आदमी या जो शहर को सोचता हो, जो इस प्रदेश के बारे में सोचता हो, क्या इस प्रकार की योजना बना सकता है कि जहां आज वर्तमान स्थिति में जो पर्यटक आ रहे हैं उनके रहने की जगह नहीं है, उनसे जाम लग रहा है, वहां पे स्थिति बढ़ाए बिना, मसूरी का विकास करे बिना, और जगह का विकास करे बिना, हिल स्टेशन का, आप वहां से 10 गुने 20 गुने पर्यटक यहाँ लाना चाह रहे हैं। यही तो आप दे रहे हैं। दो बात कह रहे हैं आप, एक तो बाहर के लोग आएंगे, उनको साधन अच्छा मिलेगा, दूसरे देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था सुंदर हो जाएगी। माफ कीजिए, देहरादून की ट्रैफिक व्यवस्था उनसे सुंदर नहीं होगी। जब पर्यटन का सीजन नहीं होता देहरादून में, तब भी स्कूल के टाइम में और टाइमों में जाम लगता है, और जाम लगता है अव्यवस्था की वजह से, डिस्ट्रिक्ट एडमिनिस्ट्रेशन के काम न करने की वजह से, पुलिस व्यवस्था के काम न करने की वजह से। जो सड़कों पे एनक्रोचमेंट है उसे कोई नहीं रोकना चाहता, अपने अपने निहित स्वार्थ हैं। आप और हम 20 साल से सुन रहे हैं कि ये जो विक्रम है ये पॉल्यूशन बढ़ाते हैं और ये बंद कर दिए जाएंगे, आज तक बंद नहीं हुए। मैं दूसरी बात कह रहा हूं कि ये हिमालय जो है ये सिर्फ उत्तराखंड का है, देहरादून वालों का थोड़ी है। इस हिमालय में तो पूरे हिंदुस्तान का, ये पूरे हिंदुस्तान के पर्यटन को, पर्यावरण को बचाने का काम कर रहा है। आज आप जगह जगह देख रहे हैं, चाहे हिमाचल हो, चाहे जम्मू हो, चाहे देहरादून हो। और देहरादून में आप देखिए, गढ़वाल में आप और हम यही उत्तराखंड में रहते हैं, कुमायूं में इसी बारिश का इतना ज्यादा असर नहीं है, यहाँ पे उससे 20 गुना ज्यादा असर है। उसकी वजह है कि आपने एक रेलवे लाइन बना दी। अभी हम मसूरी में रेलवे लाइन की बात कर रहे हैं, हमने तो आपके अखबार में पढ़ा है कि सरकार जो है देहरादून से मसूरी भी रेलवे लाइन ले जाना चाहती है। अरे मसूरी में कितने आदमी ले जाना चाहते हो आप? वहां कितने की जगह है? रेलवे लाइन भी आपने देहरादून शहर के लिए मेट्रो परियोजना बनाई, आपने मेट्रो का काम नहीं किया। आपने देहरादून शहर में बहुत सारी एलिवेटेड रोड बनाने की बात करी, हम 30 साल से सुन रहे हैं, आज तक आपने सरकार ने उस पर काम नहीं किया। लेकिन नए नए प्रस्ताव, और हम तो साफ बात कहते हैं कि नए प्रस्ताव इसलिए लाए जा रहे हैं कि इनमें कमीशन खाने का मौका मिले, और बड़ी योजना और बड़ा कमीशन। सड़कें बह गई, पुल टूट गए, वो फिर बनेंगे, फिर कमीशन होगा। ये हम ये कह रहे हैं, विकास को विकास के तौर से लीजिए। उस पर आपने क्या कोई पर्यावरण का सर्वे कराया है सरकार ने इन सड़कों को बनाने से पहले?
आप वहाँ सड़कें बना रहे थे, ये जो सड़क बनी है वहाँ पे जो नेशनल वो जो एक्सप्रेस वे बना है, उसमें नदी के पार्ट को आपने कम नहीं किया है पुस्ते बना के, जबकि यहाँ नदियों के पार्ट को सबको आपने छोटा कर दिया। जो रिस्पना और बिंदाल का जो 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 एरिया था नदी का, वो जो 800 मीटर 1 किलोमीटर था जगह जगह, वो आपने 200 मीटर कर दिया पुस्ता बना के। और पुस्ता बना के आपने लोगों को वहां बसने का मौका दिया, वहां आपने सड़कें बनाई, वहां आपने पानी दिए, वहां आपने बिजली लगाई, वहां आपने हाउस टैक्स लिया, वहां आपने वाटर टैक्स लिया, वहां आपने बिजली के बिल लिए। आज आप उन्हें कह रहे हैं कि वो अनधिकृत है। अनधिकृत थे, अगर गलत गैर कानूनी रूप से बस गए थे तो आपने ये सारी सुविधाएं पब्लिक के पैसे से क्यों दी उन्हें? और अगर आप उन्हें वहां से हटाना चाहते हैं तो उनके पुनर्वास की बात क्यों नहीं कर रही सरकार? पहले पुनर्वास की बात करे, फिर हटाने की बात करे। हमारे दोनों मुद्दे हैं। आज की तारीख में बस्तियों में जो पानी भरा हुआ है, क्या सरकार ने वहां 2-2 हजार रुपए देने की बात की? जिनके घरों में पानी भरा हुआ है, जिनके रसोई में पानी हो, खाना नहीं बना पा रहे, क्या उन्हें खाना देने की कोशिश सरकार ने या किसी गैर सरकारी संस्था ने की? जो लोग बहुत ज्यादा सेवा करने का तो बात करते हैं। इस शहर जितना हमारा है, जितना आपका है, सरकार उस बात को अपना नहीं मान रही। अगर सरकार इस शहर को अपना मानती, इसे राजधानी के तौर से विकसित करने की कोशिश करती, तो ये विकसित होता, लेकिन नहीं हो रहा। उसकी वजह कोई टाउन प्लानर नहीं है आपका। आप बताइए, कोई टाउन प्लानर है? एमडीडीए में कोई टाउन प्लानर है? क्या कोई प्लान बनता है? क्या कहीं वो डिस्कस होता है? आप एमडीडीए वाले क्या नगर पालिका से कोई सहयोग करते हैं? नगर पालिका से पूछते हैं, जो चुनी हुई बॉडी है। नौकरशाही बेलगाम है और नौकरशाही जो है राजनीतिक नेताओं के बस में नहीं। इसीलिए ये उल जलूल किस्म के प्रोजेक्ट आ रहे हैं बिना सोचे समझे। और इसमें हमें और कुछ नहीं कहना। हमें यही कहना है कि ये जब वास्तविकता को पहचाने और वास्तविकता के हिसाब से प्रोजेक्ट जैसे बनने चाहिए, आवश्यकता के अनुसार बनने चाहिए। ऐसा नहीं है कि पब्लिक का पैसा बर्बाद करते। जितनी सड़कें बही हैं वो इसीलिए बही हैं कि आपने पहले उसका अध्ययन नहीं किया कि कितना पानी आएगा, क्या सड़क का लेवल होना चाहिए, कहाँ पे आपको पानी निकलने का रास्ता देना चाहिए। जब आपने वो नहीं दिया तो चाहे मालदेवता की सड़क बही हो या कहीं और सड़क बही हो, वो सड़क बहती इसलिए है कि आप प्रॉपरली इंजीनियर से काम नहीं लेते। ब्यूरोक्रेसी और नेतागर्दी जो है वो एक ऐसा फैसला करते हैं और नेताओं और इंजीनियर्स को मजबूर करते हैं कि उनके हिसाब से काम करें, ना कि साइंटिफिक तरीके से काम करें। आपका खनन अनसाइंटिफिक है, पेड़ों का कटान अनसाइंटिफिक है। आप हजारों पेड़ काट देते हैं और एक गमला देके कहते हैं साहब हम पेड़ को बचा रहे हैं। ये कैसा मजाक चल रहा है? देखिए, इस बात पे लोग बहुत सारी बातें कह चुके हैं। मेरे मन की जो बात थी मैंने आपसे कही। हिमालय पूरे प्रदेश, पूरे हिंदुस्तान नहीं बल्कि साउथ एशिया के लिए पर्यावरण का एक बहुत बड़ा साधन है। उसको बचाना, देहरादून को बचाना, उस हिमालय को बचाने में ही शामिल है। और मैं सबसे ये प्रार्थना करता हूँ कि इस बात को आप सोचिए, वरना हमारे आगे आने वाली से सारी चीजों में 1-2 बातें रखना चाहता हूँ। अगर हाल का समय देखें तो केदारनाथ, ऋषिगंगा, जोशीमठ, थराली और अभी देहरादून की आपदा लगातार ये चेतावनी दे रही है सरकार कि जो डेवलपमेंट का आपका मॉडल है वो विनाशकारी साबित हुआ है स्थानीय जनता के लिए और विशेष रूप से जो वंचित तबका है। डेवलपमेंट का जो मॉडल उधम सिंह नगर, देहरादून, हरिद्वार का हो सकता है, वो चमोली, पिथौरागढ़, टिहरी, उत्तरकाशी का नहीं हो सकता। लेकिन अंधाधुंध पर्यटन के नाम पर जो रिपोर्ट है सरकारी, लगभग 6 करोड़ पर्यटक पिछले साल उत्तराखंड में आए। करोड़ों गाड़ियां आएंगी, कैरिंग कैपेसिटी है, वहन करने की क्षमता है भूमि की। जोशीमठ धंस गया। तमाम शहरों में इस तरीके के संकट है, पहाड़ी जिलों में, और आप बेलगाम पर्यटन, और वो ये सरकार प्रचारित कहती है कि पिछले साल का रिकॉर्ड टूटा, इतने और आ गए। उस संकट को लगातार देखने के बेशर्मी और निर्लज्जता से इनकार कर रही है सरकार, जो लगातार पहाड़ों के अंदर दिखाई दे रहा है। अब कल परसों तो देहरादून में उसी तरीके का संकट दिखाई दे रहा है। इसलिए इन नीतियों के विरोध में और उत्तराखंड को एक बेहतर उत्तराखंड बनाने के लिए 21 तारीख को हम प्रतिरोध करते हैं। और हम समझते हैं कि अगर
1% भी संवेदनशीलता इस सरकार के अंदर है, यहाँ की जनता के प्रति अगर जवाबदेही है, तो जिस तरीके के डेवलपमेंट का मॉडल पेश करने की कोशिश सरकार कर रही है, उससे अपना कदम पीछे खींचेगी। रवि चोपड़ा जी हैं, चाहे चारधाम का जो रोड विस्तारीकरण हुआ, सुप्रीम कोर्ट की जो कमेटी बनी थी उसके चेयरमैन थे, तमाम सुझाव दिए, लेकिन ब्यूरोक्रेट को बैठा देंगे, अल्टीमेटली उन्हें इस्तीफा दे के बाहर आना पड़ा। बैठाते हैं आप, तमाम कमेटियों की रिपोर्ट लेते हैं, लेकिन उस पर 1% भी अमल नहीं करते। इसलिए हमारा ये कहना है कि नीतियों पर पुनर्विचार करें और निश्चित तौर पर एलिवेटेड रोड ये पूरे इलाके के लिए विनाशकारी साबित होगी। इसको तत्काल इस पर सरकार पुनर्विचार करे और जो वैकल्पिक सुझाव आए हैं, शंकर जी ने बताए हैं, जो हम सबकी सहमति से आए हैं, उस पर अमल करने की कोशिश करें। धन्यवाद।